वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर फाइटर 1.0 बैच में मैं अजय पटेल आपका स्वागत करता हूं। हमारा ये बैच बहुत जबरदस्त चल रहा है, जिसमें हमने सेल स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया, सेल बायोलॉजी ही पूरी कंप्लीट कर ली है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट मार्फोलॉजी को। यहां पर ये जो लिखा है पुष्पी पादपों की आकारिकी, या इसे बोलते हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले तो हम ये समझें, आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। ये जो 5 जगत उन्होंने बनाए, उन 5 जगतों में सबसे पहला है मोनेरा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा बेटा प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पर आएगा फंजाई, नेक्स्ट जो किंगडम है उसका नाम है प्लांटी और लास्ट में है एनिमेलिया। बट यहां पर सिर्फ प्लांट नहीं लिखा है, यहां पर प्लांट के साथ में लिखा है पुष्पी, मींस फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो प्लांटी है इसको फर्दर हमने डिवाइड कर रखा है एल्गी। चलिए दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं, अपन थोड़ा सा रंगीन रहेगा तो और मजे आएंगे आपको। यहां पर हम ये जो प्लांटी है इसको डिवाइड कर देते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, इसके अलावा यहां पर आ जाएगा हमारा टेरिडोफाइटा, नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट है एंजियोस्पर्म। साथियों, ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं जिन्हें हम आवृत बीजी पादप कहते हैं, और इन्हीं एंजियोस्पर्म को कहा जाता है पुष्पी पादप। इसका मतलब यह है कि हम जो चैप्टर यहां डिस्कस करेंगे पुष्पी पादपों की आकारिकी या मार्फोलॉजी, उसमें हम इन्हीं एंजियोस्पर्म्स की क्या करने वाले हैं, स्टडी। अब केवल समझने को एक शब्द रहा है, वो है आकारिकी, या जिसे मार्फोलॉजी कहते हैं। तो आकारिकी या मार्फोलॉजी का मीनिंग है बाह्य संरचना का अध्ययन। वो संरचना जिसे हम बाहर बाहर से देखकर जिसकी स्टडी कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई भी स्लाइड बनाने की, माइक्रोस्कोप यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो है हमारी मार्फोलॉजी। इस मार्फोलॉजी में साथियों हम पढ़ने वाले हैं रूट, फिर हम पढ़ेंगे स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, और फिर इन सब की कंबाइन स्टडी जो हम पढ़ेंगे फैमिलीज में। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आज जो हमारा लेक्चर है उसमें फ्लावर की जो आधी कहानी है वहां तक का हो जाए, मतलब फ्लावर के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं या फ्लावर में जो कैलिक्स व कोरोला की कहानी है वहां तक का आज हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में मार्फोलॉजी जो है वो खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मार्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स से बड़ा डर लगता है, बट यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, मार्फोलॉजी के जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनसे पूरी तरह से आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लांट मार्फोलॉजी को। यहां पर ये जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम को अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं इस डायग्राम को डिस्कस करने से पहले सीधे आपको रूट पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। इस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे स्टेम के जस्ट पहले। तो आइए पहले रूट से स्टार्ट करें। यहां पर ये है बेटा ग्राउंड सरफेस। इस ग्राउंड सरफेस में मैंने एक सीड को यहां इमर्ज आउट किया, सीड को यहां डाला। अब ये जो सीड है इसको यदि अनुकूल परिस्थिति के रूप में HNU यानी कि सनलाइट, एयर, वाटर यानी कि मॉइस्चर, और जो भी न्यूट्रिएंट इसके लिए आवश्यक हैं, रिक्वायर्ड हैं, यदि वे न्यूट्रिएंट इसको मिलेंगे तब हमारे इस सीड में जर्मिनेशन होगा। और सीड जर्मिनेशन होने पर ऊपर की तरफ जो संरचना निकलती है बेटा, इसको कहा जाता है प्रांकुर, या इसको ही हम कहेंगे प्लिम्यूल। जबकि जो संरचना नीचे की तरफ आ रही है, लगातार जमीन की गहराई में जाएगी, इस संरचना को कहा जाता है मूलांकुर, या इसको ही कहते हैं रेडिकल। भविष्य में, फ्यूचर में ये जो रेडिकल होगा, ये जो मूलांकुर होगी,
इससे बनने वाली है रूट, जबकि ये जो प्रांकुर रहेगा, इस प्रांकुर से फ्यूचर में बनने वाला है स्टेम या फ्यूचर में बनने वाला है तना। तो ये इस तरह से हमारा जो सीड है उस सीड में जर्मिनेशन हुआ। टाइप्स ऑफ रूट की बात करें यदि हम यहां पर, तो क्या होता है जब सीड में जर्मिनेशन होगा, तो सीड जर्मिनेशन से जो हमारा रेडिकल बाहर निकला, जो हमारी मूलांकुर बाहर निकली है, ये रेडिकल लगातार जमीन की गहराई में एंटर होते जाएगा और एक बड़ी चौड़ी सी लंबी सी संरचना बनाएगा। इस संरचना को कहा जाता है प्राइमरी रूट या प्राथमिक जड़। बेटा इस प्राथमिक जड़ की कुछ शाखाएं निकलती हैं। ये जो शाखाएं हैं इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी रूट या इनको कहा जाता है द्वितीयक जड़। तो सबसे पहले क्या आ गई? प्राइमरी रूट। फिर यहां इसकी जो ब्रांचेज हैं जिनकी मोटाई व जिनकी लंबाई प्राइमरी रूट की तुलना में थोड़ी सी कम है, वो सेकेंडरी रूट हैं। फिर फाइनली इन सेकेंडरी रूट की भी पतली पतली सी यहां ब्रांचेज निकलेंगी। आप इन ब्रांचेज को रूट हेयर ना कहें, है ना, ये रूट हेयर मत सोच लेना इनको आप, ये यहां पर टर्सरी रूट्स हैं, तृतीयक जड़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारी आ गई यहां पर टर्सरी रूट। तो कहानी कुछ ऐसी बनती है कि जब हमने सीड को जमीन में डाला, सीड में जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन पर जो रेडिकल निकली, उस रेडिकल की लंबाई लगातार नीचे की तरफ बढ़ती गई, उससे बनी प्राइमरी रूट जो सबसे ज्यादा लंबी है, सबसे ज्यादा मोटी या चौड़ी है। उसकी तुलना में कम लंबी, कम मोटी एक और शाखाएं आई जो सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी से कम लंबी, कम मोटी, कम चौड़ी शाखाएं आई, वो टर्सरी रूट हैं। और इन तीनों को एक साथ मिलाकर प्राइमरी, सेकेंडरी व टर्सरी, इन तीनों को एक साथ मिलाकर कहा जाता है टैप रूट सिस्टम, या साथियों इसको ही कहते हैं मूसला जड़ तंत्र। ये जो मूसला जड़ तंत्र है हमारा, ये हमें देखने को मिलता है डाइकॉट। और डाइकॉट में याद रखना एनसीईआरटी ने एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, सरसों। तो डाइकॉट सरसों में मूसला जड़ तंत्र मिलेगा। सेकेंड नंबर का जो जड़ तंत्र है, दूसरे नंबर का जो है बेटा, उसका नाम है अपस्थानिक जड़ तंत्र, या इसी को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। कहानी कुछ ऐसी है कि यदि जड़ की उत्पत्ति मूलांकुर के अलावा किसी दूसरे स्थान से हो, जड़ बननी किससे थी? मूलांकुर से बननी थी। मूलांकुर के अलावा किसी दूसरे स्थान से बनी, मतलब जिस स्थान से बनना था उसके अलावा कोई दूसरा स्थान है, इसलिए बोले अपस्थानिक जड़ तंत्र। जैसे वो स्थान हो सकता है तने की शाखाएं, वो स्थान हो सकते हैं तने के नोड। ठीक है, तो आपने ये जो अपस्थानिक जड़ तंत्र है, इसकी कहानी यदि मैं यहां लिखूं तो कहानी या स्टोरी क्या रहेगी? मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से, पादप के किसी अन्य भाग से इस जड़ की जो उत्पत्ति हुई है, आप याद रखें एग्जाम्पल जीबीएम। जीबीएम का मीनिंग है ग्रास, बेनियन। बरगद में आपने लटकने वाली जड़ें देख रखी हैं, वो तने की शाखाओं से निकलती हैं, और मॉन्स्टेरा। तो ग्रास, बेनियन एंड मॉन्स्टेरा, ये हो गई हमारी अपस्थानिक जड़ के एग्जाम्पल। थर्ड नंबर पे जो हम ले रहे हैं, तीसरे नंबर पे जो हम ले रहे हैं यहां पर, वो है हमारा झकड़ा जड़ तंत्र, या बेटा इसको ही बोला जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। हुआ ये कि ये है मूलांकुर, और मूलांकुर से प्राथमिक जड़ बनी। लेकिन ये जो प्राथमिक जड़ है ये अल्पायु है, शॉर्ट लिव्ड है, ये लंबे समय तक जीवित नहीं रही। जब ये लंबे समय तक जीवित नहीं रही तो ये जो मूलांकुर इतना सा है, हर क्लियर हो रहा है, यहीं इस मूलांकुर वाले रीजन से ऐसी लंबी लंबी, पतली पतली, धागे नुमा फाइब्रस जड़ें निकल गई। तब इस जड़ तंत्र को बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, जो हमें देखने को मिलेगा मोनोकॉट में। और मोनोकॉट में आप एक एग्जाम्पल याद रखना, वो है व्हीट या गेहूं।
इस तरह से ये जो पूरी कहानी यहां पर लिखी है अलग अलग रूट सिस्टम की, वो मैंने यहां पर आपको डायग्राम में कंप्लीटली समझा दी। ठीक है, और आगे चलें तो अब यहां पर हमारे सामने रूट का डायग्राम है, रूट के डिफरेंट डिफरेंट जोन है ना। तो यदि हम बिल्कुल शीर्ष से स्टार्ट करें तो शीर्ष पर मौजूद होता है हमारे पास में रूट कैप। शीर्ष पर यहां पर जो है वो रूट कैप है। शीर्ष के जस्ट पीछे का ये जो जोन है इसे बोलते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ZOMA। उसके जस्ट पीछे का जो जोन है वो है ZOE, जोन ऑफ इलोंगेशन। और सबसे लास्ट का जो क्षेत्र है वो है जोन ऑफ मैचुरेशन, परिपक्वन का क्षेत्र। असल में यहां बात करें मेरिस्टेम सेल्स की, तो जो मेरिस्टेम की सेल है, विभजियोतक की जो कोशिकाएं हमारे रूट के इस रीजन में प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहली चीज है इन्हें करना है विभाजन। तो चूंकि इनमें विभाजन की क्षमता मौजूद है और विभाजन करने के लिए जो कोशिका की भित्ति है, कोशिका की जो दीवार है, वो भित्ति होनी चाहिए पतली। सिर्फ भित्ति पतली होने से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर जो कोशा द्रव्य होगा उस कोशा द्रव्य की मात्रा होगी बहुत ज्यादा, और इन कोशिकाओं में वैक्यूल या रिक्तिका अनुपस्थित होती है। वैक्यूल वैसे तो प्लांट सेल का एक सिग्निफिकेंट फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट ये जो प्लांट सेल है, जो हमारे मेरिस्टेम की सेल है, इस मेरिस्टेम की प्लांट सेल में, इस मेरिस्टेम की सेल में वैक्यूल नहीं मिलेगी, क्योंकि इन कोशिकाओं को विभाजन करना है। विभाजन करके एक सेल को दो सेल बनाना है, तो इनमें इतनी बड़ी मात्रा में कोशिका द्रव्य होगा जिससे दोनों सेल को सफिशिएंट अमाउंट में कोशिका द्रव्य हम प्रदान कर सकें। इसलिए यहां पर वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होगी। तो ZOMA की जो सेल्स हैं उनकी भित्ति पतली है, कोशिका द्रव्य की मात्रा ज्यादा है, वैक्यूल अनुपस्थित है। साथ ही साथ ये कोशिकाएं उपापचयी रूप से, मेटाबॉलिकली रूप से क्या होती हैं साथियों, सक्रिय होती हैं। और थोड़े से आगे चलें तो मिलेगा जोन ऑफ इलोंगेशन। इस जोन की कोशिकाओं में कोई विभाजन नहीं हो रहा है, क्षमता है बट विभाजन नहीं हो रहा है। केवल और केवल जो ये सेल आई थी छोटे से आकार की, ये सेल इलोंगेट होकर अपने आकार को 5 से 10 गुना बढ़ा लेती है। जब इसका आकार 5 से 10 गुना यहां पर बढ़ा जोन ऑफ इलोंगेशन में, तो पेपर हॉल में एक क्वेश्चन आ जाता है, वो कौन सा रीजन है जो मैक्सिमम ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां यदि ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में हमारे सामने जोन ऑफ मेरिस्टेम भी है, जोन ऑफ इलोंगेशन भी है, जोन ऑफ मैचुरेशन भी है। आप तो सिंगल एक आंसर याद रखें, जोन ऑफ इलोंगेशन सबसे ज्यादा जो सेल की ग्रोथ है उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं, उसके लिए हेल्प करेगा जोन ऑफ इलोंगेशन। और पीछे की तरफ चलें तो जो परिपक्वन का क्षेत्र है, यहां ना तो डिवीजन की कैपेबिलिटी है, मतलब डिवीजन भी होने वाला नहीं है, ना ही इस जोन में किसी भी तरह के साइज में या शेप में या आकार में, लंबाई में, चौड़ाई में कोई परिवर्तन होने वाला है। बस इस सेल्स पर डिपोजिशन होगा। और यहां पर आ जाते हैं रूट हेयर्स। ये जो रूट हेयर्स हैं, इन रूट हेयर्स का काम क्या है भाई? इनका काम है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, जल व खनिज का अवशोषण करना, ये काम है रूट हेयर्स का। सबसे लास्ट में अब हमें पढ़ने हैं फंक्शन ऑफ रूट। तो फंक्शन ऑफ रूट में तने से पहले यही लिख डालता हूं मैं। फंक्शन ऑफ रूट में सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, जल व खनिजों का अवशोषण, ठीक है। दूसरा है स्टोरेज, जो खाद्य पदार्थ है उसका संग्रहण कर लेते हैं। तीसरा जो फंक्शन है वो है सपोर्ट या सहारा देना। तो ये जो तीनों फंक्शन है ये मैक्सिमम बच्चों को आसानी से याद रह जाते हैं, बट जो चौथा फंक्शन है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, पेपर में आया तो मजे आएंगे। ये जो फंक्शन है वो है PGR का सिंथेसिस। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, उन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का
संश्लेषण जो है वो हमारी जड़ में ही होता है। अब हम आ चुके हैं तने पर या स्टेम पर। जो हमारा तना है, पहले के समय में तने के सिलेबस में बहुत सारी चीजें थी, बट अब सिलेबस से बहुत सी चीजें हटा दी हैं, इसलिए मैं तने में केवल उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना नई एनसीईआरटी में दिया है। बट ये पढ़ाने से पहले चलिए अपन चाहे तो इस डायग्राम पर भी जा सकते हैं जो सबसे पहले था। तो इस डायग्राम की जगह मैं बिल्कुल एक ऐसा ही डायग्राम आपको यहां बना देता हूं। तो वो जो डायग्राम रहेगा हमारा तने का, आइए समझते हैं उसको। ये है हमारी ग्राउंड की सरफेस। ग्राउंड की सरफेस पर ये यहां पर तना आ चुका है और तने में कुछ ऐसी गांठें पाई जाती हैं। ये जो गांठ है इसको कहते हैं बेटा नोड या पर्व संधि। ये भी एक नोड है और दो नोड के बीच का ये जो स्पेस यहां पर हमने बना रखा है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरनोड या इसको ही पोरिया भी कहा जाता है। तो जो यहां पर लिखा है कि भाई तने पर गांठ होती है, गांठ का मतलब होता है नोड पाए जाते हैं, पोरियां पाई जाती हैं, पोरियों का मतलब है इंटरनोड, जो दो नोड के बीच का स्थान है। यदि इसी डायग्राम को थोड़ा सा और आगे की तरफ हम बढ़ाने की कोशिश करें, एक और डायग्राम हम बनाए यहां पर, तो यहां देखें ध्यान से, ये जो तने पर नोड पाए जाते हैं बेटा, इन नोड पर ये इस तरह से, अब चूंकि पत्ती बना रहे हैं, कलर लेने के ऑप्शन है, तो अपन अच्छा रंगीन एक डायग्राम बनाते हैं यहां, है ना। तो यहां पर ये जो नोड है, इस नोड पर पत्तियां लगी होती हैं। पत्ती और तने के बीच का जो स्पेस है, यहां मौजूद होती है कली, इसे बोलते हैं कक्षस्थ कली। और एक कली प्रेजेंट होती है तने के टॉप पर, इसे बोलते हैं शीर्षस्थ कलिका। तो ये हो गई हमारी शीर्षस्थ कलिका नंबर 1। नंबर 2, यहां पर ये क्या हो गई हमारी कक्षस्थ कलिका, या जिसे एक्सिलरी बड भी कहा जाता है। और ये जो संरचना है ये हो गई हमारी पत्ती की संरचना, ये हो गई हमारी लीफ, जो कि एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। बेटा ये जो कक्षस्थ कलिका है ना, इस कक्षस्थ कलिका से फ्यूचर में ब्रांच या शाखा उत्पन्न होती है। मतलब जो भी नई शाखा बनने वाली है वो इस कक्षस्थ कलिका से ही बनने वाली है। यदि हम तने के कार्यों को देखें, तने के फंक्शंस को देखें, तो इसका मेन काम है शाखाओं को फैलाना। ये शाखाओं को फैलाकर रखेगा नंबर 1। दूसरा, पत्ती, पुष्प व फल, इन्हें एक सहारा देगा, इन्हें संभाल कर रखेगा, इन्हें एक सपोर्ट देगा। तीसरे नंबर का जो काम है हमारे तने का, वो है जल व खनिजों का परिवहन करना। भाई जड़ों ने जिस जल व खनिज का अवशोषण किया था, यदि उसे पत्ती में भेजना है तो तने से होकर ही जाएगा। और पत्तियों ने जो भोजन संश्लेषित किया था, यदि उस भोजन को संग्रहण के लिए हमें जड़ों के पास भेजना है तो वो भोजन भी तने के रास्ते से ही आएगा। तो जल, खनिज व प्रकाश संश्लेषी पदार्थों के परिवहन या संवहन में हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ तने ऐसे होते हैं जो सहारा, संग्रहण, सुरक्षा व कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब है बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे आप सभी जानते हैं जो हमारा गन्ना है, उस गन्ने की जो फसल है उसके लिए कोई बीज नहीं आते, हम गन्ने को ही लगा देते हैं या उसकी गांठों को काटकर लगा देते हैं, उसके द्वारा नए गन्ने की जो फसल है उसकी पैदावार हो जाती है। तो ये है हमारा तना। इस तने के कार्य हैं शाखाओं को संभालना, पत्ती, पुष्प, फल, इनको सहारा देना, प्रकाश संश्लेषी पदार्थों व जल व खनिज का परिवहन करवाना, संग्रहण, सहारा, सुरक्षा व कायिक प्रवर्धन करना। तो ये है हमारा तना। आइए स्टार्ट करते हैं लीफ या पत्ती पर। तो सबसे पहली चीज है बेटा, पत्ती एक पार्श्वीय चपटी संरचना है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। पत्तियां तने पर जो गांठ होती है, जो नोड होता है, उस नोड पर
लगी होती हैं। मैंने अभी अभी डायग्राम बनाया है पीछे, और उस पत्ती व तने के बीच का जो स्पेस है उसे बोलते हैं कक्ष या एक्सिल ऑफ लीफ। उस एक्सिल ऑफ लीफ में एक्सिलरी बड मौजूद होती है, कक्षस्थ कलिका मौजूद होती है, और ये जो कक्षस्थ कलिका है, ये जो एक्सिलरी बड है, इस एक्सिलरी बड से भविष्य में शाखा बनती है। यहां याद रखने लायक एक पॉइंट है कि जो पत्तियां हैं जो तने पर लगेंगी बेटा, वो शीर्षस्थ विभजियोतक से उत्पन्न होती हैं, और इनकी उत्पत्ति अग्राभी सारी क्रम में या एक्रोपेटल ऑर्डर में होती है। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब है जो सबसे पुरानी पत्ती है वो बेस पर रहेगी, और जो नई आने वाली पत्तियां हैं वो टॉप पर आती हैं। तो यहां पर हम बात करें पत्ती की, तो पत्ती में क्या क्या याद किया? पार्श्वी चपटी संरचना नंबर 1, नंबर 2 तने के नोड पर है, और पत्ती व तने के बीच के स्थान को एक्सिल ऑफ लीफ, जहां एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड से बनती है शाखा। पत्तियां शीर्षस्थ विभजियोतक के द्वारा उत्पन्न होती हैं, और शीर्षस्थ विभजियोतक के द्वारा अग्राभी सारी क्रम में या एक्रोपेटल ऑर्डर में होती हैं। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब यह है कि नई पत्तियां ऊपर व पुरानी जो पत्तियां हैं वो आधारी हिस्से में होती हैं। पत्तियां हमारे प्लांट के बड़े इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन हैं, जिनका काम है फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करना, या जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एक जो प्रारूपी पत्ती है उसकी संरचना में 3 हिस्से होते हैं। एक ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये इतनी संरचना, इसे बोलते हैं बेटा लेमिना, या इसको ही बोलते हैं स्त्रिका। लेमिना जो है वो एक पिटियोल की हेल्प के से, या जिसे बोलते हैं पर्णवृंत, उसकी सहायता से तने से जुड़ा है। और तने से जो वो जुड़ा है, ये पत्राकार लिखा है यहां गलती से बेटा, वो पत्ती का आधार है, या जिसे पर्णाधार कहते हैं, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं लीफ बेस। हिंदी वालों सुधार लेना एनसीईआरटी में, ये पर्णाधार है ना। तो पत्ती की संरचना में कितनी चीजें हैं? 3। नंबर 1 लेमिना, नंबर 2 पिटियोल या पत्ती का व्रंत, एंड नंबर 3 पर्णाधार या जिसे लीफ बेस कहते हैं। यहां पर क्या है? यहां एक तो कक्षस्थ कलिका मौजूद रहेगी, और 2 पार्श्वी संरचनाएं। यदि मैं यहां पर बनाऊं, ये तना, ये नोड, यहां पर ये पत्ती, पत्ती के कक्ष में यहां पर ये कक्षस्थ कलिका, और कक्षस्थ कलिका के अलावा यहां पर ये इस तरह से 2 छोटी छोटी पत्तियां, जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं, जिन्हें स्टिप्यूल कहते हैं। तो यहां पर ये हमने देखा। यहां बेटा जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं स्लाइड पर, ये वाले 2 डायग्राम, ये सिरा विन्यास के हैं, बट मैं अभी आपको सिरा विन्यास नहीं पढ़ा रहा हूं। पहले हम एक एक करके पत्ती के अंगों को पढ़ें, और जब ये आएगा तो ये 2 डायग्राम भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यदि हम बात करें जो हमारी लीफ है, लीफ में एक हम यहां पर ले लेते हैं सबसे पहले लीफ बेस को, या जिसे पर्णाधार कहते हैं। पर्णाधार का काम है पत्ती के व्रंत को तने से जोड़कर रखना, नंबर 1। नंबर 2 इसके कुछ मॉडिफिकेशन है, जैसे एक बीजपत्री यानी कि गन्ने में ये पर्णाधार इतना ज्यादा फैल जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि ये तने को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से ढक लेता है। तब इस पर्णाधार को, जो एक बीज पत्रियों में है जिसने आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ढका है, इस पर्णाधार को एम्प्लेक्सिकॉल कहते हैं। आप याद रख सकें बहुत अच्छा है, याद ना रहे तब भी पेपर में ये शब्द एम्प्लेक्सिकॉल आने वाला नहीं है, लेकिन आप ये याद जरूर रखें कि एक बीज पत्रियों का जो लीफ बेस है, जो पर्णाधार है, वो फैलकर हमारे तने को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ढक लेता है। लेग्यूम में, दलहनी पादपों में तो ये लीफ बेस फूलकर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ऐसे फूले हुए पर्णाधार को पर्णवृंत तल्प या पल्विनस कहते हैं। लीफ बेस के जस्ट बाद हम यहां पढ़ लेते हैं पिटियोल को, या इसको ही कहा जाता है बेटा पत्ती का व्रंत। और पत्ती के व्रंत का काम है पत्ती को इस तरह से व्यवस्थित रखना जिससे पत्ती की सतह पर मैक्सिमम सनलाइट इंसिडेंट हो सके। साथ ही साथ ये जो पर्णवृंत है ये लंबा, पतला व लचीला होता है।
है ना। और ये लंबा पतला लचीला जो पर्णवृंत है वो हमारे पत्ती के स्त्रिका को इस प्रकार से हवा में हिलाता है जिससे ये ठंडी रहे व इसके आसपास फ्रेश एयर हो, इसके आसपास इसे ताजी हवा मिलती रहे। बात करें यहां पर स्त्रिका की, या अब हम लेमिना पर आ गए हैं। लेमिना को समझने के लिए आप अपनी जो पतंग होती है हम लोगों के घरों में, या पतंग जो हमने उड़ाई है उसका एग्जाम्पल ले लें। उस पतंग में क्या होता है बेटा, एक कागज है, बट यदि सिर्फ उस कागज में एक रस्सी या एक धागा बांधा जाए तो वो कागज जो है मुड़ेगा। तब हमने एक बांस की पतली सी पिंच लेकर उस पर अर्धचंद्राकार रूप में लगाई और एक पिन जो थी वो उस पर डायगोनली अपोजिट हमने वहां पर प्लेस करी। जैसे ही हमने ये बांस की पिंच उसमें लगाई, देन फाइनली वो जो हमारा पेज था, वो जो हमारा पतंग बनाने के लिए जो कागज हमने इस्तेमाल में लिया था, उसमें कठोरता आ गई, उसमें दृढ़ता आ गई। यही होता है लेमिना में। ये जो हमारी लेमिना है बेटा, इस लेमिना में इस तरह से सिरा, जो मध्य सिरा है, पार्श्व सिरा और पार्श्व सिरा की पतली पतली सी शाखाएं, सिरिकाएं पाई जाती हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है हमारे लेमिना को दृढ़ता प्रदान करना, नंबर 1। नंबर 2, पानी, खनिज व भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए ये नलिकाओं की तरह काम करेगा। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इन सभी चीजों के परिवहन में हेल्प करेगा। अलग अलग जो प्लांट होते हैं, उन प्लांट की जो लीफ होती हैं, उन लीफ में जो स्त्रिका है, जो लेमिना है, उस लेमिना की आकृति, उसके सिरे, सिरे यानी ये जो कॉर्नर्स हैं, उसके सिरे, उसकी चोटी, उसकी सतह व उसमें होने वाले कटाव, इनमें भिन्नता होती। याद रखें ये लाइन, हर एक लाइन कभी भी पेपर में आ सकती है। स्टेटमेंट वाले सवालों में ऐसी ही लाइनें दी जाती हैं। तो अलग अलग पौधों की जो लेमिना है, उस लेमिना की आकृति, उसके सिरे, उसकी चोटी, उसकी सतह, उसके कटाव, इनमें भिन्नता पाई जाती है। आइए अब हम आ चुके हैं सिरा विन्यास पर। बेटा जो सिरा विन्यास है, जिसमें हम पत्ती में मध्य सिरा, पार्श्व सिरा और सिरिकाओं के विन्यास को देखेंगे। याद करवा देता हूं सबसे पहले, यहां याद करना, डॉक्टर बनेंगे एमपी में। क्या याद करेंगे हम यहां पर? डॉक्टर बनेंगे एमपी में। तो डी से डाइकॉट, डाइकॉट में होता है रेटिकुलेट वेनेशन, जालिकावत सिरा विन्यास। एम से मोनोकॉट, मोनोकॉट में होता है पैरेलल वेनेशन या समानांतर सिरा विन्यास। यहां जो आपके सामने ये डायग्राम बना है, ये जालिकावत सिरा विन्यास का है, जिसमें आप देखें ये जो सबसे बीच में है बेटा, ये मिड रिब है, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, मोटाई सबसे ज्यादा है। यहां पर ये जो है इसके पार्श्व में ये लेटरल रिब हैं, और लेटरल रिब की उत्पत्ति जो मध्य सिरा है, जो मिड रिब है, उसके अलग अलग स्थानों से हुई है। साथ ही साथ ये लेटरल रिब हमारे लेमिना के अलग अलग बिंदुओं पर जाकर क्या हुई है? खत्म। साथ ही साथ ये हैं वेनलेट्स या सिरिकाएं, ये और ज्यादा पतली हैं। तो यहां एक जालिकावत सिरा विन्यास हमें देखने को मिल रहा है। ये मैंने पीपल की पत्ती का एग्जाम्पल लिया है। तो डॉक्टर बनेंगे एमपी में, तो डी से डाइकॉट, आर से रेटिकुलेट या जालिकावत सिरा विन्यास। यदि हम बात करें यहां समानांतर सिरा विन्यास की, तो समानांतर सिरा विन्यास में ये है मध्य सिरा। जहां से मध्य सिरा स्टार्ट हुई उसी बिंदु से स्टार्ट हो रही हैं पार्श्व सिराएं, और जहां मध्य सिरा खत्म हो रही है उसी बिंदु पर खत्म हो रही हैं पार्श्व सिराएं। तो लगभग इनकी लंबाई, मोटाई बराबर होती है। और हमने याद कर रखा है एमपी, एमपी फॉर मोनोकॉट में पैरेलल, डीआर डाइकॉट में रेटिकुलेट या जालिकावत सिरा विन्यास। ये जो पेपर, ये जो पीपीटी में यहां डायग्राम बना है, ये है हमारे रेटिकुलेट वेनेशन का, और ये है हमारा पैरेलल वेनेशन या समानांतर सिरा विन्यास। अब हम आ गए हैं बेटा पत्ती के प्रकार पर। बहुत सिंपल, बहुत मजेदार है, और पेपर में कई बार इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। टाइप्स ऑफ लीफ में सबसे पहले हमारे पास है सरल पत्ती, और दूसरे नंबर पे है संयुक्त पत्ती। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट बनाते हैं। सरल पत्ती कौन है? वो जिसके लेमिना में या जिसकी स्त्रिका में कटाव ना हो, मतलब कहीं से उसकी स्त्रिका कटी फटी ना हो, अथवा
यदि उसके स्त्रिका में, उसके लेमिना में कटाव रहेगा तो वो कटाव कभी भी मध्य सिरा को स्पर्श ना करे, वो कटाव कभी भी मिड रिब को स्पर्श ना करे। डायग्राम देखते हैं। जैसे ये एक पत्ती मैंने बनाई, इस पत्ती में कहीं से कहीं तक कोई कटाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और बना देता हूं, ये पार्श्व सिराएं बना दी हैं मैंने। तो ये एक सरल पत्ती है। एक और देखें, यहां मैंने ये एक पत्ती बनाई, अगेन ये मध्य सिरा। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कुछ छोटे मोटे से जो कटाव हैं वो कटाव मौजूद हैं, लेकिन किसी भी कटाव ने इस पत्ती की मध्य सिरा को स्पर्श नहीं किया। दैट इज, ये दोनों ही जो पत्तियां हैं वो सरल पत्ती के एग्जाम्पल हैं, वो सिंपल लीफ के एग्जाम्पल हैं। अगला जो हमारे पास रहेगा वो है संयुक्त पत्ती, और संयुक्त पत्ती की पहली ही शर्त है कटाव उपस्थित होना चाहिए और कटाव मध्य सिरा को स्पर्श भी करेगा। देखो सरल में क्या था, या तो कटाव ना हो या कटाव हो तो मध्य सिरा को स्पर्श ना करे। बट यहां क्या है, यहां तो हम बोल रहे हैं संयुक्त पत्ती में, कंपाउंड लीफ में, कि कटाव उपस्थित होगा और वो कटाव मध्य सिरा को स्पर्श भी करेगा। इस आधार पे ये जो हमारी संयुक्त पत्ती है वो दो प्रकार की है। एक होती है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, या जिसे बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। एक होती है हस्ताकार संयुक्त पत्ती, या जिसे बोलते हैं पॉमेटली कंपाउंड लीफ, है ना। तो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती में क्या होगा, जो मध्य सिरा है उस मध्य सिरा के अलग अलग बिंदुओं पर पत्रक लगे होंगे, लीफलेट लगे होंगे, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये पूरी मध्य सिरा है, आप इसको तना मत समझना। और बेटा ये पत्तियां नहीं लगी हैं, ये पत्रक हैं, ये लीफलेट हैं, ठीक है। पत्ती और पत्रक में अंतर क्या होते हैं, पत्ती तने के नोड पर लगी होती है, जबकि जो पत्रक है वो मध्य सिरा के अलग अलग बिंदुओं पर जुड़ा होता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या रहेगा, पत्ती के कक्ष में कक्षस्थ कलिका अनुपर्ण ये पाए जाते हैं, लेकिन पत्रक के कक्ष में ना तो कक्षस्थ कलिका होगी ना ही अनुपर्ण होगा, ठीक है। तो ये हमने पत्ती के प्रकार में यहां पर देखा, ये लीफलेट यहां पर है ना। तो यहां अलग अलग बिंदु पर जुड़े हैं, तो ये है हमारी पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, जिसका एग्जाम्पल रहेगा नीम। यहां एक ही बिंदु पर, मध्य सिरा के एक ही बिंदु पर सारे पत्रक जुड़े हुए हैं, तो ये एग्जाम्पल रहेगा हमारा हस्ताकार संयुक्त पत्ती का, और एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन ट्री। थोड़े से और आगे चलें तो यहां पर अब हमारे सामने फाइलोटेक्सी आ चुकी है, मेरे ख्याल से यहां हेडिंग डली होगी एक, ये देखें, ये पर्ण विन्यास या पत्तियों के लगे रहने का क्रम। बेटा ये पत्तियों के लगे रहने का क्रम है, मतलब इस पर हमें अरेंजमेंट तने पर बताना है, ना कि मध्य सिरा पर। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये तीन तरह का है। एक होता है आल्टरनेट, मतलब पत्तियां तने पर एकांतर में लगी होती हैं। दूसरा होता है अपोजिट या सम्मुख, एक नोड पर आमने सामने में दो पत्तियां लगी होती हैं। और एक होता है बेटा रोल्ड या चक्करदार, इसमें एक नोड पर दो से ज्यादा पत्तियां साइक्लिक मैनर में लगी होती हैं। अल्टरनेट के लिए एग्जाम्पल याद करना, एमएससी, फिर यहां पर याद करेंगे जीसी, फिर यहां पर याद करेंगे एनए। अरे बोले सर ये सब क्या है, तो मैं तुम्हें यही तो कह रहा था शुरुआत से कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक एक एग्जाम्पल आपकी जीभ की टिप पर आ जाएगा, टंग ऑफ टिप पर आ जाएगा, फिंगर्स की टिप पर आ जाएगा। मार्फोलॉजी इतनी सिंपल हो जाएगी कि उसका डर, उसका दर्द पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं अल्टरनेट में जाते हैं एमएससी करने, अल्टरनेट में जाते हैं एमएससी करने। वहां अपोजिट में होता है गर्ल्स कॉलेज, मतलब जो हमारा एमएससी का कॉलेज था, तो अल्टरनेट में जाते हैं एमएससी करने, वहां अपोजिट में होता है गर्ल्स कॉलेज, और रोल्ड यानी उसके लगाते हैं चक्कर। और जब भी कोई पूछता है क्यों भाई गर्ल्स कॉलेज के चक्कर लगा रहे हो क्या, तो अपन क्या बोलते हैं, अरे ना बाबा ना, हम चक्कर लगाने वालों में से नहीं है। तो अल्टरनेट में कहां जाते हैं, एमएससी करने। अपोजिट में क्या होता है, गर्ल्स कॉलेज, और लगाते हैं चक्कर। और कोई पूछता है तो बोलते हैं ना बाबा ना, हम चक्कर लगाने वालों में से
नहीं है। तो M फॉर मस्टर्ड, देन सनफ्लावर, चाइना रोज, गुआवा एंड कैलाट्रोपिस, नीरियम एंड अल्स्टोनिया। तो ये है हमारी पत्ती। अब हम आ चुके हैं पुष्पक्रम पर या इनफ्लोरेसेंस पर। बेटा जो पुष्पक्रम है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ससीमाक्षी और दूसरा जो पुष्पक्रम है वो होता है असीमाक्षी। जो असीमाक्षी पुष्पक्रम है इसमें हमारी जो तना है उस तने की असीमित वृद्धि होती है। तने की जो अक्ष है उसमें क्या होती है? असीमित वृद्धि। और असीमित वृद्धि होने का रीजन क्या है? रीजन है कि जो शीर्षस्थ कलिका है वो शीर्षस्थ कलिका पुष्प में परिवर्तित नहीं होती। वो शीर्षस्थ कलिका लगातार शीर्षस्थ कलिका के रूप में एपाइकल मेरिस्टेम को फॉर्म करके रखती है और लगातार तने की वृद्धि असीमित रूप से होती रहती है। लगातार तने में क्या होती रहती है? वृद्धि। जब लगातार तने में वृद्धि होगी तो जो पुष्प यहां पर लगेंगे बेटा वो पुष्प यहां लगेंगे अग्राभिसारी क्रम में, या जिसे हम बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में। नीचे की तरफ पुराने पुष्प, और चूंकि लगातार स्टेम बढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ नए पुष्प आते जाएंगे। ससीमाक्षी इसका बिल्कुल उल्टा रहेगा। इसमें क्या होगी? सबसे पहले तो सीमित वृद्धि होगी, साथ ही साथ जो शीर्षस्थ कलिका है वो शीर्षस्थ कलिका पुष्पीय कलिका में बदल जाती है, फ्लोरल बड में बदल जाती है। और इसके फ्लोरल बड में बदलने से अब लंबाई में तो वृद्धि होनी नहीं है, तो जो पुष्प लगे होंगे वे लगे होते हैं तलाभिसारी क्रम में, या जिसे बोलते हैं साथियों बेसिपिटल ऑर्डर में। और जब ये बेसिपिटल ऑर्डर में लगे होंगे मतलब जो नया पुष्प है वो ऊपर और जो पुराना पुष्प है वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, चलिए ये इसके दो डायग्राम हम देखे जो पीछे थे। अब हम आ चुके हैं फ्लावर पर। ये तो ससीमाक्षी का डायग्राम है यहाँ, और इनने शायद कहीं दूर असीमाक्षी का लगा दिया होगा, है ना। चलिए नहीं लगाया ऐसा कुछ भी, तो अपन ने तो दोनों ही चीजों को डिस्कस कर लिया। चलिए यहाँ पे है, ये है हमारे असीमाक्षी पुष्पक्रम का डायग्राम। तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को हम पुष्पक्रम तक ही रखते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्लावर। तो फ्लावर, फैमिली, सीड, फ्रूट ये सब एक साथ हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहें एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल के साथ, बने रहें एमजीसीआई की इस मेहनत के साथ, और इस मेहनत के साथ अपनी मेहनत मिलाकर अपने भविष्य के हर उस सपने को साकार करें जो आपने देखा है, और वो सपना है मेडिकल कॉलेज पहुंचने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।